नमस्कार साथियों, आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो के साथ। और इस नया वीडियो में हम लोग एक और चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस कमेंट को देखते हुए मैं ज़रूर खुश होऊंगा। अगर आप रिवीजन करने के क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 फिजिक्स का। रिवाइज करने का बेस्ट तरीका हमने लाया है, वो है माइंड मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर एटम्स। ये क्लास 12 फिजिक्स का आपका चैप्टर नंबर 12 है, और ये आपने क्लास 9 से पढ़ा हुआ है। ये वर्ड, कोई मैटर किस तरह से बना हुआ, कोई पदार्थ किस चीज़ से बना होता है, इस छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और उन पार्टिकल्स का नाम हमने बाद में क्या दिया, एटम्स दिया। क्लियर है? तो वही चीज पढ़ना है। आपने क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, खूब डिटेल में पढ़ा होगा, और अगर क्लास 11 में आपने खूब डिटेल में पढ़ लिया है तो यहां आपको हल्का सा लगेगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स। तो यहां पे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के बारे में बोलेंगे। इस चैप्टर में एटम्स से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन किसने किसने क्या क्या दिया। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन आया वो जे थॉमसन के थ्रू आया। वो उन्होंने कहा इन 1898 सबसे पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया गया था वो कब था, 1898 बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन प्रपोज्ड द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। हिंदी में सुनिएगा तो नाम हंस जाइएगा, पुडिंग का आलू बुखारो। अब ये पता नहीं क्या है, जो भी हो ये क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। हिंदी में भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल किस तरह से, जैसे सिंपली अगर हम लोग समझते हैं इंडियन भाषा में तो तरबूज है, तरबूज का जो लाल वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज्ड है, और जो बीज होता है, सीड्स होता है ब्लैक कलर का, वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया। हम रिवीजन पर्पस है, आप लोग ये सब चीज क्लास 11 में भी पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े होंगे। क्लियर है? और जस्ट 13 से 14 साल के बाद इन 1911 में रदरफोर्ड प्रिपेयर्ड अ प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने, रदरफोर्ड ने एक प्लैनेटरी मॉडल दिया एटम का। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, प्लैनेटरी मॉडल का मतलब क्या होता है। अब हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से था, बीच में न्यूक्लियस था और साइड में सेल्स थे। नहीं थे, रदरफोर्ड भाई साहब ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से सेल में रहेंगे। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि न्यूक्लियस होगा बीच में और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, पता नहीं कहां। क्लियर है? तो ये जो प्लैनेटरी मॉडल बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि सन है बीच में और सारे प्लैनेट्स उसको राउंड कर रहे हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं। वही बात कहा गया और इसीलिए इसका नाम प्लैनेटरी मॉडल दिया गया। तो रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल दिया, थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। 2 साल के जस्ट बाद 1913 में नील्स बोर प्रिपेयर्ड अ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उन्होंने हाइड्रोजन एटम बताया, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बनाया बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। अब ये क्वांटम थ्योरी क्या है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्वांटम थ्योरी के बेस में आधार पर नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए सिंपली हाइड्रोजन एटम, और बाद में जैसे बताते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। बोलने का मतलब जिसके पास एटॉमिक नंबर 1 हो, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसके बारे में बात किया उन्होंने। और उन्होंने एक मॉडल दिया और ज्यादा सक्सेसफुल रहा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। बट इनके भी कुछ कमियां रही जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। तो ये तो था कंट्रीब्यूशन जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर का, जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आप एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, नेमली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता था कि अल्फा पार्टिकल को एक पतला सा फॉयल, गोल्ड का फॉयल में बम्बार्ड कराया जाता था। सेम चीज वहीं पे, और ये किसने कराया था, रदरफोर्ड ने। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। एक्चुअली में रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट ने ये मिलकर के किया था, सारा चीज आप जानते हो, मैं रिवीजन करा रहा हूं। अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डेड ऑन थीन गोल्ड फॉयल, थीन गोल्ड फॉयल ले लिया गया और उसमें अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया। उससे क्या पता चला, लिख रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड और विथ अ स्मॉल एंगल। बोल रहा मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, आराम से पार हो गया उस गोल्ड फॉयल से, आराम से पार हो गया, और कुछ थोड़ा सा एंगल बना करके जो है
पार हुआ, थोड़ा सा एंगल बना के पार हुआ। लेट दिस बी लाइक हियर, कहाँ पे बना दे, मैं ये डिस्कशन हो चुका है, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये डिस्कशन हो चुका है, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ। तो गोल्ड फॉइल था आपके पास, इस तरह से गोल्ड फॉइल है मान लीजिए, ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है यहाँ से, अल्फा पार्टिकल जा करके बम्बार्ड करो। अल्फा पार्टिकल है क्या, अरे हीलियम का न्यूक्लियस होता है, He2+ होता है अल्फा पार्टिकल, समझे, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये सब चीज आप लोग जानते होंगे। तो ये जैसे ही अटैक किया तो क्या हुआ, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड पार हो गए, कुछ जो है एंगल्स बना के पार हुए, कुछ एंगल बना के पार हुए, और उसके बाद बोल रहा है, देखिए 1 आउट ऑफ 8000, इस डाटा को याद रखिएगा, क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 1 आउट ऑफ 8000 माने 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ, अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्कैटरिंग एंगल, डिफ्लेक्टेड बाय स्कैटरिंग एंगल, डिफ्लेक्टेड बाय स्कैटरिंग एंगल। ये स्कैटरिंग एंगल क्या है, तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाना, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाना, मतलब ये जैसे एक पार्टिकल है यहां जाकर के टकराया और डिफ्लेक्ट होकर इस तरह से वापस आ गया, या फिर सीधा जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस आ गया, इसको बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। क्लियर है, तो ऐसा बहुत कम हुआ, और जहां पे हुआ ये चीज उसी जगह को न्यूक्लियस बोला गया बाद में जाकर के, क्योंकि थॉमसन ने ये नहीं बताया था कि प्रोटॉन्स रहते कहां हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब डिस्कशन किया कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात तो थॉमसन भाई साहब ने ही कहा था, लेकिन यहां पे रदरफोर्ड ने ये और क्लियर किया कि होते कहां पे हैं एग्जैक्टली पोजीशन उसका, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन नहीं बता पाया, उन्होंने बताया न्यूक्लियस का पोजीशन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो हुआ रदरफोर्ड से ही हुआ, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट से ही हुआ। आगे चलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में दो चीजें और आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। क्या दो चीज है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इंपैक्ट पैरामीटर, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक एटम है आपके पास इस तरह से, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है, तो ये अल्फा पार्टिकल चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं He2+ है, पॉजिटिव है, तो ये सामने जाएगा, लेकिन इसका जाने का एक लिमिट होगा। क्यों ना, क्योंकि यहां न्यूक्लियस है, पॉजिटिव कभी भी नहीं चाहेगा कि पॉजिटिव मेरे पास आए, तो कितना करीब तक जा सकता है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो कितना सामने तक ये अल्फा पार्टिकल जा सकता है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको सिंबल R0 से डिनोट किया जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट K2ZE², K नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं बताएंगे, K के जगह में हम क्या लिखते हैं 1/4πε0। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये देख रहे हो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज और चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो 1/4πε0 2ZE²/K होता है। कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना करीब तक जा सकता है ये अल्फा पार्टिकल, तो कह रहा है 1/4πε0 2ZE²/K। अब है इंपैक्ट पैरामीटर, इन दोनों चीज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, तो मान लीजिए जैसे आया वैसे वापस भी चला गया, यहां से जो अल्फा पार्टिकल आया वो दूर से थोड़ा सा मान लीजिए इस तरह से चला गया, तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना इसके पाथ का, अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से चल रहा है उस रास्ते से न्यूक्लियस के बीच का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे नोट कीजिएगा क्या बोल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है, तो इसको बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। और आपको क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्या बोले थे कि जितना सामने जा सकता है, ये था आपका R0, ये था आपका R0, और ये है B क्लोजेस्ट अप्रोच, ये था, और ये क्या है इंपैक्ट पैरामीटर कि कितना न्यूक्लियस के करीब जा सकता है, दैट इज B, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ना, B इक्वल टू, डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको ना, B इसका सिंबल होता है इंपैक्ट पैरामीटर का B, एंड दैट इज इक्वल टू ZE² cos θ/2 डिवाइड बाय 4πε0, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी होता है अल्फा पार्टिकल का हाफ m v²। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसका
उसका वेलोसिटी यहाँ पुट कीजिएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर 4πε0 पता है। जेड क्या है, कौन सा एटम को लेकर के काम कर रहे हैं, कौन सा एटम यहाँ रखे हैं, ई क्या है, क्या चार्ज है, जो चार्ज अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है उसको रखना है, cos θ/2, cos θ/2 क्या है, सुनिएगा कितना एंगल से डेविएट हो गया, बोलने का मतलब अब देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है ये एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। मतलब जा रहा था ऐसे लेकिन कितना एंगल स्कैटर हुआ, दैट इज स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल बाई 2 होता है, θ/2 होता है। और ये 90 डिग्री हमने बनाया था, किसके साथ बनाया था, ये याद रखना है कि जो इंपैक्ट पैरामीटर b होता है वो 90 डिग्री बनाएगा हमेशा, किसके साथ, जो लाइन आ रहा है उसके साथ, वही डिस्टेंस को b बोलेंगे। निकालने का तरीका क्या है वो बता रहे हैं अभी, JD स्क्वायर cos θ/2 4πε0 इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आ गया, दो चीज न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में, क्योंकि क्लास 11 में ये चीज आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब चीजें आप पहले से पढ़े हुए हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल। ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद रदरफोर्ड ने अपना पोस्टुलेट दिया। उन्होंने बताया कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता पाया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि एक जगह ऐसा है जहां पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बस इतना ही बताया, लेकिन कहां पे वो नहीं बता पाया। तो क्या कह रहा है, एटम हैव अ सेंट्रल मैसिव पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस का डेफिनेशन दिया कि एटम के अंदर एक सेंट्रल मतलब बीच में मैसिव, जहां पे मास हो, पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज्ड कोर, मतलब कोर मतलब समझ रहे हैं, बीच का जगह, कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोले, न्यूक्लियस बोले। और रदरफोर्ड ने ही ये बताया, रदरफोर्ड का पोस्टुलेट हम पढ़ रहे हैं, अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, और इन्होंने बताया इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, कहां पे करता है ये नहीं बताया स्पेसिफिकली। साइज ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने बताया लगभग क्या, 1 फर्मी, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, 1 फर्मी, और फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। यहां पे लिख दिए हैं, सब कुछ क्लियर है, लेकिन इनमें कुछ कमियां रह गई। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तब ये 2 पॉइंट लिख दीजिए आराम से। डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब ये इन्होंने ये बताया कि कोई अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन बताइए अगर मूव करेगा तो ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। आपको पता है सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन एनी टाइम चेंज होता है। और अगर कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो वो एनर्जी इमिट करेगा। भाई एक्सेलरेटेड पार्टिकल पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है, दैट इज एनर्जी इमिट करता है। अगर इससे एनर्जी कंटिन्यूअसली खत्म होता जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब यह है कि जिस मार्कर से हम लिख रहे हैं वो मार्कर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है, एटम तो स्टेबल होता है ना, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड ने, इसीलिए लिख रहे हैं डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसके बाद लिख रहे हैं डजंट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो देखिए ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के हिसाब से क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, यहां भी घूम सकता है, यहां भी घूम सकता है, मतलब कहीं भी घूम सकता है रदरफोर्ड साहब के नाम से। तो जो स्पेक्ट्रम मिला इनको, स्पेक्ट्रम मिला जो इससे एनर्जी इमिट होगा, तो जब इसको स्पेक्ट्रम के हिसाब से लेंगे हम तो कैसा मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस, पूरा एकदम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। इस तरह से गैप होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल बात यह है कि जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम लिया गया तो जो स्पेक्ट्रम मिला इस प्रकार नहीं था, डिस्क्रीट था, एक लाइन था, फिर गैप था, फिर गैप था, फिर गैप था, फिर गैप था, इस तरह से स्पेक्ट्रम मिला। मतलब जो फैक्ट है उससे थोड़ा सा डेविएटेड मिला। तो ये था आपका ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं बोर मॉडल पे। इन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर, और बोर मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है। शुरू में ही मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट। बोलने का मतलब बोर ने स्पेशली बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का घूमने का ना एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है, जगह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। बाद में जाके इसे एनर्जी लेवल भी हम कहेंगे, इसके बाद का जो स्लाइड होगा उसमें आप देख पाएंगे, इसे आप एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल।
मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। बोलने का मतलब है कोई न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, उसके बाद यहाँ घूम सकता है, उसके बाद यहाँ घूम सकता है, इसके बीच में कहीं नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम सकता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास इस ऑर्बिट के जितना एनर्जी हो। जनरली क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटेल में आप पढ़े होंगे, क्लियर है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी है तो यहां घूमेगा, उससे ज्यादा है तो यहां घूमेगा, उससे ज्यादा है तो यहां घूमेगा, ठीक है। न्यूक्लियस से जितना दूर जाइएगा एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम होता है, ठीक है। जितना दूर जाइएगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास जिसके पास जितना एनर्जी है उस हिसाब से उस ऑर्बिट में काम करेगा, क्लियर है, या घूमेगा। बोलने का मतलब काम करेगा मतलब घूमेगा, और उसे उन्होंने क्या बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट, और बाद में इसे हम लोग जाकर के एनर्जी लेवल्स का नाम दे देंगे। एनर्जी लेवल्स जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा, के, एल, एम, इसी तरह से पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। उन्होंने साथ में ये भी बताया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना है ये बताया। बाद में इनका भी थोड़ा सा किरकिरी हुआ, क्योंकि हाइगनबर्ग भाई साहब ने आकर के बोला कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एट वंस, एक समय में मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते हैं। जो भी हो वो सब बात की बातें हैं। अभी क्या समझना है, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन्होंने बताया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, MVR क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं, या तो यहाँ घूम रहे होंगे या तो यहाँ घूम रहे होंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्बिट, उसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट। मान लीजिए सेकंड में आप यूज कर रहे हो, तो सेकंड का जो रेडियस होगा उसका निकाल रहे हो आप रेडियस, या लिख रहे हो या आप रेडियस। और सर अगर लिखना होगा तो कहां से निकालेंगे, आगे बताएंगे आपका। तो इन्होंने बताया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या बोल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये जो दिख रहा है ये कांस्टेंट है, इसका गैप होगा यहां और यहां के बीच में, एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा ना, h/2π का डिफरेंस होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो n के जगह आप 1 लिखोगे, दूसरा में घूमेगा तो यहां पे आप 2 लिखोगे, तीसरा में घूमेगा तो यहां पे आप 3 लिखोगे। बात समझे। तो ये जो लेवल है बीच में गैप है, बीच में गैप है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अगर इलेक्ट्रॉन का मन हुआ घूमने का तो यहां घूमते नहीं जा सकता, फिर वापस यहां आएगा, घर वापस आ जाता है, क्योंकि वहां अनस्टेबल होता है। ये सब चीज आप पढ़े होंगे। तो MVR इक्वल टू क्या होता है, NH/2π। हियर n इज व्हाट, n इज इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्लास 11 केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे क्वांटम नंबर पढ़े होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथॉल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्या बोल रहा है, इट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं सर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं। जो आपका ऑर्बिट है, ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियस हमने बनाया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को फर्स्ट 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, दीज आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, दूसरा का 2, कोई दिक्कत ही नहीं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलिए या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलिए, बात बराबर है। इन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया। आगे चलते हैं। It explains spectrum of hydrogen and hydrogen-like species like He+, Li2+, etc. मैंने पहले ही बोला कि ये स्पेक्ट्रम, किसका स्पेक्ट्रम बता पाया, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का। हाइड्रोजन का बोलने का मतलब हाइड्रोजन के पास होता है एक एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, छोड़िए ये सब बात, इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है इसके पास। अच्छा बात करें हीलियम का, तो टोटल होता है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस कर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं भागा होगा। Li के पास कितना होता है, 3 होता है, लेकिन Li2+ लिख दिया तो कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन भागा होगा। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में उन्होंने बात कर पाया, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बारे में बात कर पाया। और क्या बात किया ना, ये एक्सप्लेन कर दिया स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड ने, ये एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि स्पेक्ट्रम एक्चुअली में प्रैक्टिकली कैसा मिला था, इस तरह से डिस्क्रीट, लगातार नहीं मिला था, डिस्क्रीट मिला था। और ये तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे, या तो यहां पे होंगे, या तो यहां पे होंगे। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेंगे, फिर वापस जाएंगे यहां पे, तो एक एनर्जी इमिट होगा, तो इसका एक स्पेक्ट्रम लाइन बन जाएगा।
क्लियर है? मान लीजिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाएगा, तो यहाँ इससे रिलेटेड जो एनर्जी रिलीज होगा वहां एक लाइन बन जाएगा। लेकिन आप समझिएगा जरा, यहां से यहां जंप करना और यहां से यहां जंप करना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल अलग है, इसका एनर्जी लेवल अलग है, इसका एनर्जी लेवल अलग है। बात समझे? हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 10, 12 और यहाँ पे 14 दे दिए, तो इन दोनों के बीच का गैप 2 हो गया। ऐसा होगा ही नहीं, ये अगर 10, 12 है, ये 15 है, ऐसा है। क्लियर है? 10, 12, 15 है, तो पहले का गैप हो गया 2, दूसरा का गैप हो गया 3, तो गैप तो हो जा रहा है ना अलग अलग। तो ये डिस्क्रीट जो पैटर्न मिल रहा था आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, बिल्कुल ये एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई साहब देखिए आपका ऐसा आ रहा है, तो हम मेरे थ्योरी के हिसाब से आप चलिए, तो आपका राइट हो जा रहा है सब कुछ जो भी आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? तो ये तो पोस्टुलेट्स था आपका बोर मॉडल का। इनके भी कुछ लिमिटेशंस थे, ड्रॉबैक बोलने में खराब लगता है। क्या लिमिटेशन था इनके पोस्टुलेट में से? मॉडल का, एटॉमिक मॉडल का ना, फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम्स। घुमा फिरा के वही बात, ये किस टाइप के एटम के बारे में डिस्कस किया? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स एटम का बात करें या फिर आयंस का बात करें, दैट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करें, माने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, तो वहां ये फेल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बखूबी डिस्कशन करके दिया उन्होंने, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डजंट एक्सप्लेन जीमेंस एंड स्टार्क इफेक्ट। आपने जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। जीमेन इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई एटम को रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन का मोशन, जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को माने एटम को रख देते हैं तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन, तो उसको जीमेन बोलेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम स्टार्क इफेक्ट। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एटम को रखेंगे तो क्या फेनोमेना होगा, या मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन को रखेंगे दैट इज एटम को रखेंगे तो क्या फेनोमेना होगा। तो बोर का ये लिमिटेशन था। सारे चीजों को पढ़ने के बाद बोर मॉडल ने जो पोस्टुलेट दिया उससे निकल करके जो कैलकुलेशंस आते हैं उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई साहब, और ये न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सारे फॉर्मूला हमने यहां लिख दिया है। उन्होंने रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताया। किसी भी एटम का, कोई भी एटम है, कोई भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, फर्स्ट में है, पहला है, तो इसका रेडियस यहां से जो आप निकालोगे उसका फॉर्मूला बताया Rn। n मतलब यहां पे फर्स्ट के लिए R1, उसके बाद यहां पे इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो इसके लिए R2। क्लियर है? तो Rn का फॉर्मूला क्या बोल रहा है? 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। अरे बहुत छोटा चीज है भाई, 10⁻⁻10 मीटर का बात हो रहा है, एंगस्ट्रॉम में निकलेगा 0.53 n²/z। क्लियर है? अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लीजिए यहां पे है या फिर यहां पे है, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पेस है घूमने के लिए, तो इसका ज्यादा वेलोसिटी होगा, इसका कम स्पेस है तो कम वेलोसिटी होगा। उसी तरह से उन्होंने इसको रिलेट किया वेलोसिटी को, और वैल्यू जो पाया देखिएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। यह मीटर पर सेकेंड है, यूनिट कहीं पे भी चेंज हो जाएगा तो ये जो वैल्यू आपको आगे दिख रहा है ना, ये चेंज हो जाएगा। तो 2.2 इंटू 10⁻⁶ Z/n याद करना जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी मीटर पर सेकंड याद करना, कि जब आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकंड निकालिएगा तब के लिए ये वैलिड है। क्लियर है? अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में कोई चीज नहीं निकालना तो आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मीटर से सेंटीमीटर वगैरह वगैरह जो भी हो। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? उसका पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, वो घूम रहा है उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी है, दोनों चीज बता रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी होगा -27.2 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से। और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ना? 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका पोजीशन के वजह से है, और कितना है? 27.2 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का ना? काइनेटिक एनर्जी n क्यों लिख रहे हैं भाई? n का मतलब है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही ऑर्बिट नंबर। पहला वाला सेल में अगर कोई ऑर्बिट है, सेल बोलिए ऑर्बिट बोलिए, पहला वाला ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो सबका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा, सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, Kn लिखा हुआ है, ये क्या? 13.6
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सेम चीज है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बट वैल्यू इज डिफरेंट। ध्यान से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही दोनों निकलेंगे। यहाँ पे क्या है -27.2 और यहाँ याद रखना आपको 13.6। क्लियर है। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और जब आप दोनों को वैल्यू को जोड़िएगा तो आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, बहुत खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा। वो आएगा जो पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाला उसका आधा, मतलब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो उसका हाफ कर दीजिए। सर नेगेटिव नहीं लिखे, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। यहां जब आप इस वैल्यू को डालिएगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। टोटल एनर्जी पॉजिटिव में आएगा, टोटल एनर्जी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कब? जब पोटेंशियल एनर्जी को बैठाइएगा तब। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में आंसर लेना चाहते हैं तो जो वैल्यू है टोटल एनर्जी का ना भाई साहब, वही वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी का। बस क्या कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी के पहले माइनस लगा दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है माइनस काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे पूछे यहां का इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी बताओ तो कुछ नहीं करना, उसका काइनेटिक एनर्जी ही निकाल दीजिए, लेकिन जो भी निकालिएगा उसके पहले माइनस लिख दीजिएगा। दैट विल बी योर टोटल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा तो माइनस में रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली निकालेंगे तो माइनस में रखेंगे, अगर टोटल एनर्जी रखेंगे तो बस काइनेटिक एनर्जी को ही निकाल दीजिए और उसके आगे माइनस लिख दीजिए, लिखा हुआ है। और अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो उसको माइनस को हटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये सब शॉर्टकट्स मैंने बताया यहाँ पे, बाकी आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ये खत्म नहीं हुआ है लेक्चर, इसके बाद आपको एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब रिवीजन को आगे लेकर के चलते हैं, और रिवीजन को आगे करने के लिए पहले आपको पढ़ना होगा एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या है? कुछ नहीं, जो आपने बोर भाई साहब के बारे में अभी पढ़ा। बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, तो उसी स्टेशनरी ऑर्बिट्स को बाद में एनर्जी लेवल कहा गया। मैंने शुरू में ही बता दिया था। बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, हर स्टेशनरी ऑर्बिट का एनर्जी अपना अलग होता है। जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उस स्टेशनरी ऑर्बिट के एनर्जी के साथ मैच करता है उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो ई एन यहां पे फिर से वही बात है कि कोई एटम है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये n क्या है ना? पहला 1 2, ये एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है, पहले इसी को पढ़ लीजिए। दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, इसे एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ध्यान से देखिए। तो यहां पे En लिखने का मतलब होता है पहला जो ऑर्बिट है उसका अपना एनर्जी कुछ होगा, E1 होगा, उसके बाद होगा E2 होगा। किस तरह से निकालेंगे? निकालने का तरीका है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था कि टोटल एनर्जी जो निकालने का तरीका है वो क्या होता है ना? काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, उसके पहले माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगा हुआ है। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या था? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सेम वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 2 3, इस तरह से आगे जाएंगे आप एनर्जी लेवल्स। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बोर ने पोस्टुलेट दिया वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मान लीजिए हीलियम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और He+ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, He+ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक ही है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2 होगा इसका एटॉमिक नंबर। ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। जेड का वैल्यू यहां पे आप क्या बैठाइएगा? 2 बैठाइएगा। तो फॉर अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, सिंपली अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करिए, न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है अप्रोक्सीमेटली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। आप हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 बैठाइएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 1, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। उसके बाद जब आप जेड का वैल्यू 1 बैठाइएगा, एन का वैल्यू 2 बैठाइएगा, तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आगे जाइएगा तो ये आ जाएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से, सॉरी -5.1 नहीं,
1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है एनर्जी। बोले सर कम होता जा रहा है, 13.6 है या 3.4 हो गया, कम हो गया। बिल्कुल नहीं, उसके पहले क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ध्यान से, ये ज्यादा है, -3.4 इज मोर देन -13.6। सो एनर्जी विल इंक्रीज व्हेन वी गो फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उसका एनर्जी उतना बढ़ता जाएगा। तो ये वैल्यूज जो है याद रखिएगा, फर्स्ट सेल का 13.6, सेकंड के लिए -3.4, थर्ड के लिए है -1.51, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए आप निकाल सकते हैं, यहाँ 4 बैठाइए, वैल्यू लेकर के आइए। इसी तरह से जब आप बढ़ते जाइएगा इन्फिनिटी पहुंच जाइएगा, तो इन्फिनिटी में एनर्जी 0 हो जाता है। क्या होता है, इन्फिनिटी में एनर्जी 0 हो जाता है। ये सब बात एक्स्ट्रा जो है मैं बता दिया, आपको याद कर सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट रिलीजेस एनर्जी। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं बोर सर कि अगर क्या होता है, सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि न्यूक्लियस है, इसका पहला सेल ये है, फिर दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है। एनर्जी बढ़ता जा रहा है, पहला सेल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसके बाद है आपका एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसके बाद है आपका एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ में एक बात और ध्यान से देखिए, ये जो गैप है, ये जो गैप है वो घटता जा रहा है। यहाँ पे गैप को हमको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, इसका मतलब है गैप हमको कम करना चाहिए। यहाँ का गैप और यहाँ का गैप में डिफरेंस है, देखिएगा यहाँ पे है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जाइएगा तो गैप और कम होता जाएगा। इस तरह से है, जो भी हो। यहाँ क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है, माना मान लीजिए E2 से आपका E1 में जंप करता है, तो इससे क्या होता है, एक रेडिएशन निमिट होता है, रेडिएशन निकलता है, उसका एनर्जी होगा। अगर रेडिएशन है तो वो एनर्जी को किस तरह से निकालेंगे ना, यहाँ पे आपको बोल रहा है चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए। बस ये जो गैप है, अगर इसको निकाल दीजिएगा तो उतना ही एनर्जी निकला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा, इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी था वो रिलीज करके यहाँ आने के लिए जितना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो अपना कुछ एनर्जी रखेगा ना, कितना रखेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी जो है वो रिलीज कर दिया होगा। किस तरह से निकालेंगे ना, E फाइनल माइनस E इनिशियल, देखिए लिखा हुआ E फाइनल माइनस E इनिशियल, क्लियर है। इसका भी वैल्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। E फाइनल माइनस E इनिशियल, डायरेक्ट तरीका क्या बोल रहा है, -13.6 इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। I क्या है, इनिशियल, शुरू कहाँ से हो रहा है कहानी, और ये क्या है, फाइनल, आ कहाँ से रहा है। यहाँ पे अगर ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँ, ये F2 कर लीजिए, इसको I को आप 1 कर लीजिए, सिंपल बात है। ये N2 से कहाँ आया, N1 में आया, ऐसा मान के चलिए कि पहला N2 से कहाँ आ रहा है, N1 आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको देखना है कि कितना एनर्जी निकला है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो -3.4 से आप माइनस कीजिएगा 13.6 को, -13.6 को, तो प्लस क्या हो जाएगा 13.6, ये लगभग आपका 10 के बराबर होगा, 10.2 के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हमने बोला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, जितना एनर्जी निकलेगा। जो भी हो, तो उसके पहले माइनस भी लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्लियर है ना। उसके पहले माइनस भी लगाना, -13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z², यहाँ एटॉमिक नंबर का स्क्वायर होगा। ध्यान से, हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, कोई दिक्कत है नहीं। और ये सब जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ, ये सब हाइड्रोजन के लिए ही बता रहा हूँ। z का वैल्यू मैंने 1 पुट किया हुआ है तब जाकर के। तो चेंज इन एनर्जी या फिर जो एनर्जी निकलेगा इससे, जो एनर्जी इससे निकलेगा वो किसके बराबर होगा, -13.6 इंटू z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, यहां पे आपको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी बोर का ही करामती है, बोर भाई साहब नहीं दिया था, इसको मैं मिटा दूं, इधर समझाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जरा देखिएगा, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। 2 तरह का स्पेक्ट्रम होता है आपका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। ये सब चीज जो है आगे न्यूक्लियाई जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में जाएंगे। तो क्या कह रहा है देखिएगा, व्हेन हाइड्रोजन गैस हीटेड इन अ sealed tube emits radiation when passed through prism, components of different wavelength appears। बात सेम है, वही बात कह रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हैं ना, तो उससे एक रेडिएशन इमिट होता है, उससे एक रेडिएशन निकलता है, और जब उस रेडिएशन को हम किसी प्रिज्म से होकर के पार करते हैं, तो प्रिज्म का क्या काम है, प्रिज्म का काम है डिफ्रैक्शन कर देना, अलग अलग कलर्स में बांट देना।
अलग अलग कलर्स का में उस जो रेडिएशन उस पर गिरा है उसका वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो उसको बांट देगा पूरा, और यही चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वेवलेंथ निकालने का तरीका इसमें बताया क्या है, देखिए यहां लिखा हुआ न्यू बार का मतलब होता है वेव नंबर, क्लास 11 में पढ़े होंगे, और वेव नंबर इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर। क्या बोलेंगे इसको, वेव नंबर। अगर ये याद नहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी वेवलेंथ ही निकालना होता है आपको, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल ऑफ जो वेवलेंथ है उसका क्या, उसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है R, ये R क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसको RH लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, RH। तो रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे ना, 1/लैम्डा इक्वल टू होता है RH। रेडबर्ग कांस्टेंट आपका क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, चिंता की बात नहीं है। आप लोग सोचते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट याद करेंगे तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है। जब भी पेपर आता है, CBSE हो चाहे जैक हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, सबसे पहले जब एग्जाम का पेज होता है ना, क्वेश्चन का पेपर होता है ना, उसके पहले सारे कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है। अगर भी नहीं दिया रहता तो सवाल में दिया रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये क्या है समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा मैं बना रहा हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये मैंने बना दिया पहला N1 बनाया है इसको, इसका एनर्जी कितना आपको पता है, N1 का एनर्जी कितना है, N1 का एनर्जी है आपका E1, और E1 है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद होता है आपका N2, और ये N2 का एनर्जी कितना होता है, मैंने अभी डिस्कस किया, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद मैं बना रहा हूं N3 का एनर्जी कितना होता है आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आपका हो जाएगा N4, उसके बाद हो जाएगा आपका N5, उसके बाद N6, उसके बाद N7, इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा। और एक बात ध्यान रखने की बात है कि पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, ये जो गैप है वो लगातार घटता चला जाएगा। बोलने का मतलब डेल्टा E का जो वैल्यू आप निकाल रहे थे किस तरह से ना, E फाइनल माइनस E इनिशियल कर रहे थे, इसका वैल्यू कम होता जाएगा, मतलब डिफरेंस इन एनर्जी कम होता जाएगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं क्या कह रहा है कि हायर एनर्जी लेवल से, अभी बात किए थे, अभी पढ़े थे हम लोग कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एनर्जी इमिट होता है, रेडिएशन इमिट होता है, और रेडिएशन के पास क्या होता है, एनर्जी होता है। तो सुनिएगा, मान लीजिए कि पहला सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आया, फर्स्ट ऑर्बिट में, या मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट से जंप करके कहां आया, फर्स्ट ऑर्बिट में, या मान लीजिए फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके यहां आया, या मान लीजिए इन्फिनिटी से जंप करके कहां आया, फर्स्ट ऑर्बिट में। कहीं से भी आया, कहां पर आया ध्यान रखना है, कहां पे आया, N1 में। अगर N1 में आ रहा है, देखिए यहां लिखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, ये पढ़े हुए क्लास 11 में। N1 का वैल्यू, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये N1 का वैल्यू आप क्या बैठाएंगे लाइमन सीरीज के लिए, 1, और N2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है कि कहां से आ रहा, सवाल बताएगा आपको, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो यहां पे ये बात समझ में आ गया, ठीक है सर। इसको क्या बोलेंगे ना, लाइमन सीरीज बोलेंगे, लाइमन सीरीज यहां पे लिख दिए हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, लाइमन सीरीज। बात यहां क्या है जो याद रखने वाली बात है, ये सब तो क्लास 11 में पढ़े थे सर, लाइमन सीरीज, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पीफन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सब चीज हम पढ़े थे। बात यहां पे है याद क्या करना है, आपका क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे आपको लाइमन सीरीज किस रेंज में आता है इसको बताना है। रेंज बोले तो सर वेवलेंथ का रेंज, यहां से वेवलेंथ निकाल पाएंगे ना, तो वेवलेंथ का रेंज याद रखना है। जो लाइमन सीरीज से जो एनर्जी निकला या रेडिएशन निकला, उसका जो रेंज होता है वेवलेंथ का, वो होता है, इसका मिनिमम वैल्यू यहां लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू यहां लिखा हुआ है। देखिएगा मिनिमम वैल्यू है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम। कैसे निकला सर, N1 का वैल्यू किसी भी तरह आपको 1 ही बैठाना है, लाइमन के लिए बता रहे हैं, यहां पे 1 का स्क्वायर कर दिया, और N2 का वैल्यू अगर आप 2 बैठा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर N2 का वैल्यू क्या बैठा देते हैं, 2 बैठा देते हैं, तो जो आपका वेवलेंथ निकल करके आएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी है यहां पे, 2 से अगर 1 आया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 से उठ करके कहां आया, 1 आया, तो एनर्जी सबसे ज्यादा है उसका, देख रहे हैं गैप बहुत ज्यादा है। और आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ना, hc/λ। क्या होता है, hc/λ। तो एनर्जी अगर ज्यादा है सर, तो वेवलेंथ क्या होगा,
कम होगा। मतलब यहां से जब अगर इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो उसका जो वेवलेंथ होगा सबसे कम आएगा। यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है? तो जब वैल्यू आप n1 का तो 1 ही बैठाना है लाइमन में, n2 का वैल्यू अगर 2 बैठा देते हैं तो वैल्यू क्या निकल करके आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा RH का वैल्यू डाल करके, ये सब आपको पता है, ठीक है। यहां पे कितना वैल्यू आएगा, 912 डिग्री, सॉरी 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम आएगा। मैक्सिमम कैसे ला सकते हैं? मैक्सिमम क्या करना है भाई साहब, मैक्सिमम कुछ मत कीजिए, मैक्सिमम बस आप सोच के चलिए कि इन्फिनिटी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। जितना दूर से आएगा उतना एनर्जी कम होगा, और उतना जितना एनर्जी कम होगा उतना वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स है, एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स होता है। तो जितना दूर से आएगा उतना एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और उसका जो वेवलेंथ है वो क्या होने लगेगा, उसका ज्यादा होने लगेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा उसका फिर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपनसेट कर लीजिएगा वैल्यूज को, ठीक है। समझाने का मतलब सिर्फ यह है कि यहाँ रिवीजन करने के पर्पज से आप आए हैं, तो रिवीजन किस प्रकार होना चाहिए, पूरा चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक जगह पे पूरा वीडियो मिल जाए, सर एक जगह पे कोई चीज मिल जाए जिससे हमको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ताकि हम एग्जाम के पहले जो तैयारी होना चाहिए, एग्जाम के पहले जो तैयारी होना चाहिए, पूरा नोट्स पढ़ेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको रिवीजन करने के लिए वीडियो बन रहा है। क्लियर है? तो जिस तरह से लाइमन सीरीज हुआ, उसके बाद क्या होता है, बामर सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? बामर सीरीज। और बामर सीरीज का कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, लेकिन कहां से आएगा, आपका n1 पर, कहां पर, न 2 पर। मतलब कहीं से भी आएगा, मतलब n1 से n2 पे मत जाइएगा, हायर से लोअर आना चाहिए। तो मान लीजिए 3 से 2 पे आ रहा है, या 4 से 2 पे आ रहा है, या 5 से 2 पे आ रहा है, या 6 से 2 पे आ रहा है, या कहीं से भी 2 पे आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, ना बामर सीरीज बोलेंगे। और ये जो बामर सीरीज होता है, ये बताने ही भूल गए कि लाइमन सीरीज का जो रेंज आपने देखा वेवलेंथ का, मिनिमम और मैक्सिमम, ये कौन सा रीजन में आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन। कैसे पता सर, ना हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पूरा पढ़ा दिया है, वहां पे वेवलेंथ का रेंज पूरा डिटेल में बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, पहले देखिए जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे हमने सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज है, वेवलेंथ का, सब बताया हुआ है। तो लाइमन सीरीज, यही क्वेश्चन आता है कि लाइमन सीरीज किस रीजन में आता है, तो बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच है। बात करते हैं बामर सीरीज। तो बामर सीरीज कब होगा, मैंने बता दिया कि 2 पे आएगा, कहीं से भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इन्फिनिटी कहीं से भी आ सकता है। क्लियर है? तो इसका लैम्डा का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होगा। और देखिए यहां पे ध्यान अगर दीजिएगा तो जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बीच है ना, सर आपने पढ़ाया था 4000 एंगस्ट्रॉम से अगर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कोई वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, तो वो विजिबल रेंज में आता है। विजिबल बोले तो सर विविग्योर, मतलब सर हम जो देख सकते हैं, जो हमारे लिए देखना पॉसिबल है, वो होता है आपका विजिबल रीजन। और आपको पता है बामर सीरीज जो है विजिबल रीजन में आता है। किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम ला सकते हैं हमने अभी बता दिया, जिस तरह से लाइमन के बारे में बताएं, सेम चीज है आपका बामर में। उसके बाद पास्चन सीरीज है। पास्चन सीरीज क्या होता है ना भाई, कहीं से भी आए लेकिन 3 पे आए, तो कहीं से भी आए मतलब हो सकता है 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, या कहीं से भी आए लेकिन कहां पे आए, 3 में आए। इसका कैटेगरी को एक कैटेगराइज कर दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है, इसको बोला लाइमन, इसको बामर, इसको पास्चन। इसका पास्चन सीरीज का जो रेंज होता है वो विजिबल से ऊपर होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ का रेंज अगर आप देखें तो वेवलेंथ कहां से कहां तक होता है, 8000 से ज्यादा है। देखिए शुरू ही कहां है, 8000 से ज्यादा। और विजिबल रीजन क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां आप देख रहे हैं 8208 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आपका 18716 एंगस्ट्रॉम तक होता है इसका वेवलेंथ का रेंज। और ये लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में। कहां पे, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। इसके बाद का जितना भी सीरीज है वो सारे इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करते हैं। इसके बाद जैसे लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया, उसके बाद आपको पढ़ना है ब्रैकेट सीरीज, और उसके बाद पढ़ना है आपको फीफंड सीरीज। तो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपका जैसे पहले क्या है, लाइमन, बामर, पास्चन, उसके बाद क्या होता है ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद फीफंड सीरीज।
ब्रैकेट सीरीज के लिए कंडीशन क्या है कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए कहां पर आएगा, n1 इक्वल टू 4 पर आएगा। 4 पर आएगा मतलब वहां n का वैल्यू क्या है 4 पर आना चाहिए। कहीं से भी आए, हो सकता है कि 5 से आए, हो सकता है 6 से आए, 7 से आए, इन्फिनिटी से आए, कहीं से भी आएगा, लेकिन कहां पर आए ना 4 पर आए। उस सीरीज का नाम दिया गया है ब्रैकेट सीरीज। और मैंने जैसे कि बताया आपको, लाइमन किस रीजन में है, अल्ट्रावायलेट, ये याद रखना बहुत जरूरी है। बामर कौन सा रीजन में है ना विजिबल। उसके बाद आपका लाइमन हो गया, बामर हो गया। पास्चन किस सीरीज में है ना इंफ्रारेड सीरीज में है। उसके बाद अभी आपको बता रहे हैं ब्रैकेट किस रीजन में है, इंफ्रारेड में है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके बाद सब किस में होता है ना इंफ्रारेड रीजन में होता है। क्यों होता है, इसका जो रेंज है आप मैच कर लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेंज क्या। सर हमको याद करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। आपको क्या याद करना है, सिर्फ इतना कि लाइमन सीरीज कहां पे लाई करता, किस रीजन में, अल्ट्रावायलेट। लाइमन सीरीज हो गया, बामर सीरीज विजिबल रीजन में। उसके बाद होता है आपका लाइमन बामर पास्चन सीरीज इंफ्रारेड। पास्चन के बाद ब्रैकेट और पी फंड सब इंफ्रारेड सीरीज में आता है। पी फंड का मतलब क्या हो गया, पी फंड सीरीज इसका एक नाम है। और पी फंड सीरीज कब होगा ना, जब n1 क्या होगा 5 होगा। बोलने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब n का कहां पर आए ना n 5 पर आए, n4 यहां था, n 5 पर आए, कहीं से भी आ सकता है, 6 से भी आए, 7 से आए या इन्फिनिटी से आए, कहीं से भी आए, तो इस सीरीज का नाम हम क्या देने वाले हैं, पी फंड सीरीज। और इसका भी रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है इंफ्रारेड। क्लियर है, इसका जो वेवलेंथ का रेंज है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर में आता है। आगे एक और है जो आपका सिलेबस में नहीं है, हम्फ्री रीजन होता है। एक होता है हम्फ्री सीरीज, जिस तरह से हमने बोला, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग याद कीजिए। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको क्या याद करना है, लाइमन कहां होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर कहां होता है, विजिबल रीजन में। पास्चन कहां होता है, इंफ्रारेड में। उसके बाद जितना है सब इंफ्रारेड रीजन में आता है, जो आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये तो रहा आपका एटम्स। तो पूरा चैप्टर को इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोचते होंगे इसका सर डेरिवेशंस आपने नहीं पढ़ाया, डेरिवेशन आता ही नहीं है यार। डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है, तो जो चैप्टर्स का डेरिवेशन पूछता है उस चैप्टर का प्रैक्टिस करो। मैं क्लियर कर रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसको रिवीजन करना है। और एक बात, एग्जाम से पहले रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका, माइंड मैप बना करके। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस चैप्टर में स्पेशली इस चैप्टर में डेरिवेशन नहीं आता है सर, तो डेरिवेशन पे फोकस इस चैप्टर में मत कीजिएगा। बाकी जो सब चैप्टर जो इसके पहले पढ़ाया हुआ है, बुक 1 जो आपका था, आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, बहुत अच्छा से उसका डेरिवेशन कीजिए। डेरिवेशंस आता है उसमें, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस चैप्टर में डेरिवेशन नहीं आता, कंसेप्ट्स आते हैं, थ्योरीज आते हैं। तो मैंने सारा थ्योरी यहाँ बोर्ड में लिख के आपको बता दिया, कंसेप्ट बता दिया। बाकी आप क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर वीडियो इस प्रकार से बनाइए, तो दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, आपका कमेंट का हमेशा वेट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक और नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।